जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो साहब आजकल हम सीरीज बना रहे हैं कुख्यात माफिया डॉन, हत्यारे, चोर, डकैत, गिरहकट, इन गिरह चोरों डकैतों गिरहकटों के उस्ताद, इनके रोल मॉडल सो कॉल्ड डॉन मुख्तार अंसारी पे परसों एपिसोड बना था। कल मैं इतना ज़्यादा बिजी रहा। आजकल पता है क्या, मैं आपको ना मनाली में रहता हूँ, तो मनाली में जो मेरा घर है मैं उसको एज ए पीजी जो है, एक आध कमरा जो है चढ़ा दिया करता हूँ। तो आजकल साहब क्रिसमस और ये न्यू ईयर का जो सीज़न है ना, मनाली में बहुत भीड़ भाड़ रहती है। तो साहब मेरे घर में 2 बेडरूम्स हैं, तो उस पे ना कुछ मेहमान आए हुए थे, तो अब उनको किसी को मुर्गा बना के खिला रहा हूँ, किसी को शाही पनीर खिला रहा हूँ। मैं बहुत बिजी रहा। आज भी मैं सुबह से ना अपने मेहमानों की सेवा में ही लगा हुआ था। और क्या लेंगे, सब चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, इस टाइप से तो अब मुझे मौका मिला है, तो इस बीच मुख्तार अंसारी पे जो मेरा पहला एपिसोड है, काफ़ी काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया है। तो मैं आपको मुख्तार अंसारी की कहानी सुना रहा था। अब तो जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि मकनू के भाई साधु सिंह की दोस्ती के चक्कर में एक अच्छे घर का लड़का क्रिमिनल बन गया। अच्छा, अच्छे घरों के लड़के क्रिमिनल क्यों बन जाते हैं? सब ब्रजेश सिंह के बारे में तो कहा जाता है कि उनके बाप की हत्या हो गई थी। वो उनकी स्टोरी भी, मैं इसी स्टोरी के साथ उनकी एक पैरेलल स्टोरी चलेगी, तो वो मैं आपको डिटेल में सुनाऊंगा। तो उनका तो ये था कि साहब उनके पिताजी की हत्या हो गई थी और बाप की हत्या का बदला लेने के लिए जो है लड़का जो है वो यूपी कॉलेज में अपनी बीएससी की पढ़ाई छोड़ के जो है क्रिमिनल बन गया और हत्यारा माफिया बन गया। पर मुख्तार अंसारी के साथ पास सामने ऐसी कौन सी मजबूरी थी? बहुत संपन्न परिवार के लड़के थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परिवार का रसूख था, मतलब ही बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली। तो ऐसा लड़का, और जब मुख्तार अंसारी ने क्राइम की दुनिया में पहला कदम रखा है, जब पहली हत्या की है, तो उनकी उम्र क्या थी? 18-20 साल। तो मुख्तार अंसारी जैसा व्यक्ति, जैसा लड़का, एक अच्छे परिवार का लड़का जिसकी पुरानी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, उसने किसी अपने बाप की हत्या का बदला नहीं लेना है, वो क्यों क्रिमिनल बन गया? तो सब बात पता है क्या है, पूर्वांचल में खासतौर पर मैंने देखा है, लोग क्राइम और क्रिमिनल्स का जो ऑरा होता है ना, उनकी जो नेम एंड फेम होती है सोसाइटी में, उनको हीरो की तरह देखा जाता है। उनको बहुत सारी सोसाइटी में बहुत से लोग तो रॉबिन हुड की तरह पेश करते हैं, और वो जानबूझ के अपनी एक ऐसी छवि गढ़ लेते हैं कि क्रिमिनल मीन्स रॉबिन हुड। तो सब इस छवि से, इस ऑरा से बहुत सारा यूथ जो है ना हमारा, स्पेशली देहाती यूथ, वो बहुत अट्रैक्ट होता है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि मुझे याद है मैं 1990 में सैदपुर में रहने लग गया था, महापुर में। और उन दिनों सैदपुर को मिनी चंबल कहा जाता था। अगर आप पुराने लोगों से बात करेंगे तो सैदपुर को मिनी चंबल कहा जाता था। और सैदपुर माफियाओं का, हत्याओं का और इस प्रकार की माफियागिरी का बहुत बड़ा गढ़ बन चुका था, जबकि सैदपुर बहुत छोटा सा कस्बा है। अच्छा, उस सैदपुर कस्बे में भी कुल मिला के 2-4-5 ही क्रिमिनल फैमिलीज थी, परंतु इसके बावजूद सैदपुर को मिनी चंबल कहा जाने लग गया था। जबकि क्राइम का जो असली जो केंद्र था वो गोरखपुर था। यहाँ हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही, ये 2 रेलवे ठेकेदार जो हैं, और असली माफिया डॉन्स रेलवे ठेकेदारी के चक्कर में एक दूसरे को की जान ले रहे थे, और वहां उनसे यूथ जुड़ रहा था। परंतु यहाँ जो है, मकनू सिंह के परिवार ने रमापति सिंह का मर्डर कर दिया मात्र 15 बिस्सा जमीन के पीछे। परंतु उस उनकी आपस की राइवलरी में रमपत सिंह के 6 लड़के, मकनू सिंह का परिवार, मकनू सिंह के भाई, इनकी राइवलरी में आखिर मुख्तार अंसारी कैसे शामिल हो गए? खैर साहब, हो गए।
तो मुख्तार अंसारी के नाम पे जो पहला मर्डर, जो कि ऐसा बताया जाता है कि मुख्तार ने स्वयं किया, वो था दीवान राजेंद्र सिंह का, रमापति सिंह के जो लड़के जो कि पुलिस में थे और बनारस में पोस्टेड थे ट्रैफिक पुलिस लाइन में, उस पुलिस लाइन के अंदर ही उनका मर्डर हुआ था। और उस मर्डर में साधु, मतलब मखनू सिंह के भाई साधु, जो कि मुख्तार के क्लासमेट थे, पीजी कॉलेज में पढ़ते थे, साधु सिंह, मुख्तार और एक भीम सिंह, ये 3 लोग मुख्यतया नामजद हुए थे। और इस प्रकार जो है विधिवत हत्या का सिलसिला मुख्तार अंसारी के हाथों शुरू हुआ। उसके बाद मखनू सिंह का मर्डर हो गया, उसके बाद खुद साधु सिंह का मर्डर हो गया, साधु सिंह का मर्डर ब्रजेश सिंह ने किया। और अब चूंकि मखनू और साधु दोनों ही नहीं रहे, तो उस पूरे गिरोह की कमान जो है नेचुरल, ही वॉज द नेचुरल सक्सेसर, क्योंकि उनके परिवार में और युवक नहीं थे। मखनू के परिवार में बच्चे उनके बहुत छोटे थे। तो अब ले दे के बचे ही एकमात्र मुख्तार अंसारी। और ठीक इसके पैरेलल एक गिरोह पनप रहा था बनारस में, उसका सरगना जो था वो ब्रजेश सिंह था। ब्रजेश सिंह की स्टोरी में, हालांकि वो ठीक इसी कालखंड में वो स्टोरी पैरेलल चलने लग गई। और साधु सिंह, मतलब मुख्तार अंसारी के सबसे जिगरी दोस्त की जो हत्या गाजीपुर के सिविल हॉस्पिटल में हुई थी, वो ब्रजेश सिंह ने की थी, ऐसा आरोप है। तो साधु सिंह के बाद मुख्तार जो है उस गिरोह के नेचुरली एक सरगना बन गए। अब उनको अपना वर्चस्व स्थापित करना था पूर्वांचल में। तो पूर्वांचल में एक अन्य व्यक्ति थे, उनका नाम था सच्चिदानंद राय, जो यहीं मोहम्मदाबाद के ही, इनके घर के आसपास के ही जो है रहने वाले थे कहीं के। और मंडी परिषद की ठेकेदारी के में वर्चस्व की लड़ाई में दीवान राजेंद्र के बाद जो अगला मुख्य मर्डर जिसका कि आरोप लगा, अभी भी हम आरोप ही कहेंगे क्योंकि इन माफियाओं पे कोई हत्या का आरोप सिद्ध तो होता नहीं, हो नहीं सकता, हमारी जुडिशरी ऐसी है, गवाही कोई देगा नहीं इनके खिलाफ। तो चूंकि इनके ऊपर आरोप कोई सिद्ध नहीं है, तो हम भी यही कहेंगे साहब ऐसे आरोप हैं। तो साहब अगला मर्डर साहब इन्होंने, ऐसा आरोप है कि किया सच्चिदानंद राय का। इससे पर मुझे याद है 1990 में पूरे गाजीपुर जिले में मुख्तार अंसारी की तूती बोलने लग गई थी। मतलब इतनी दहशत हो गई थी कि मुख्तार अंसारी का नाम, सिर्फ नाम ले देने से लोग बाग जो है ठंडे पड़ जाया करते थे। इसके बाद अब अगला जो मर्डर इन्होंने किया है वो एक थे ठाकुर रणजीत सिंह। ये सो कॉल्ड ब्रजेश सिंह गैंग के ये व्यक्ति, मुख्य व्यक्ति था ब्रजेश सिंह गैंग का। मुख्य सरगना जो थे ना ब्रजेश सिंह गैंग के, वो रणजीत सिंह ही थे। और बहुत दबंग, बहुत प्रभावशाली आदमी थे, एंड ही वाज द ट्रू लीडर। तब रणजीत सिंह की हत्या उन्हीं के गांव में कर दी गई थी। और वो हत्या भी ऐसा बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी ने की थी, ऐसे आरोप हैं। और इस रणजीत सिंह हत्याकांड के बारे में कहा जाता है कि वो अपने घर पे थे, गांव में थे। और ये क्या होता है कि माफिया लोग जो है ना, आमतौर पे अपने इलाके में खुद को बड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे बहुत से माफियाओं की हत्या उनके घरों में, उनके गांव में घुस की हुई है। ऐसे अभी आपको मैं और बहुत सारे इंसिडेंट सुनाऊंगा। एक तो मैं अपनी आंखों देखा इंसिडेंट सुनाऊंगा जहाँ माफिया के घर में घुस के उसकी हत्या हुई है। घर में घुस के मतलब उसके इलाके में, जहाँ वो खुद को सेफ महसूस करता था। तो साहब रणजीत सिंह अपने घर पे अपने शायद बाड़े में दातुन कर रहे थे, दातुन रगड़ रहे थे। और बताया जाता है कि ये उनके पड़ोस के ही एक घर में मुख्तार अंसारी एंड उनके 2 जो दोस्त हैं, वो 2 दिन से आकर रुके हुए थे और इनकी गतिविधियों पर नज़र रखे हुए थे। और तब तक मुख्तार अंसारी को कोई जानता नहीं था, मतलब कोई बहुत ज़्यादा जानता नहीं था, मीन्स पहचानता नहीं था। तो ये पिछले 2 दिनों से आके उनके पड़ोस में रह रहे थे। और फिर बताते हैं कि एक दीवार की ईंट निकाल के उसके अंदर से राइफल से जो है
और चूंकि मुख्तार अंसारी का निशाना एकदम अचूक था, एकदम अभेद्य ऐसा निशाना था, तो वो रंजीत सिंह को तो दातुन करते हुए गोली मार दी गई थी। और रंजीत सिंह को गोली मारने के बाद मतलब यूँ मान लीजिए कि उन दिनों एक छत्र राज हो गया था पूर्वांचल में। उसके बाद जो अगली अब ब्रजेश सिंह के जो एक और उस्ताद थे, उनका नाम था साहब साहब सिंह। ही वॉज इन द रियल सेंस, वो असली जो है गुरु थे माफियागिरी में, और असली वो भी एक माफिया सरगना थे। उनका नाम था साहब सिंह। वो जेल में थे। अब उनकी हिस्ट्री में फिर कभी अलग से सुनाऊंगा। तो वो जेल में थे और वो जेल से पेशी के लिए बनारस कचहरी आए थे, और अभी वो उस जेल वैन से उतर ही रहे थे कि उतरते उतरते उनको ठीक कचहरी के बीच में जो है सबके सामने गोली मार दी गई। तो रंजीत सिंह और साहब सिंह की हत्या करने के बाद अचानक जो है मुख्तार अंसारी गैंग बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया और पूरे पूर्वांचल में इसका दबदबा हो गया। अब जब साहब सिंह नहीं रहे तो नेचुरली साहब सिंह और रंजीत सिंह वाले गैंग की पूरी कमान जो है ब्रजेश सिंह के हाथ में आ गई। ब्रजेश सिंह साधु सिंह की हत्या के बाद या और एक दो हत्याओं के बाद जेल में थे। जेल में उनकी मुलाकात हुई साहब त्रिभुवन सिंह से। त्रिभुवन सिंह वही मुड़ियार गांव के रमापति सिंह के जो 6 लड़के थे उसमें एक थे त्रिभुवन सिंह। इनको तो मैं पर्सनली जानता हूं क्योंकि सैदपुर में क्षेत्र में मैंने काम किया है, और चूंकि मैं सैदपुर में हम स्कूल चलाते थे और वी वर द ओनली इंग्लिश मीडियम स्कूल इन दैट एरिया इन दैट एरा। उस क्षेत्र के हम एकमात्र अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल थे। अच्छे मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज नहीं, जैसा कि मैंने बताया हम थोड़ा पेड़ के नीचे बच्चों को बैठा के पढ़ाते थे, परंतु पढ़ाई का स्तर हमारा इतना ऊंचा था कि आप पूरे इलाके में एज एन एजुकेशनिस्ट हमारा नाम था कि साहब बेशक पेड़ के नीचे बैठा के पढ़ाते हैं पर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, और अन्य विकल्प थे ही नहीं। तो समाज के सभी अच्छे बुरे, जो भी गरीब आदमी हो, चाहे अच्छा आदमी हो, चाहे बेहद संपन्न आदमी हो, उसके पास हमारे स्कूल के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था, इसलिए सबके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते थे। थाने के पूरे स्टाफ, मतलब जो भी थानेदार साहब है, यदि उनका परिवार है, दीवान जी है, तमाम सिपाहियों उनकी फैमिली अगर सैदपुर में रहती थी तो उनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते थे। सारे बैंक एम्प्लॉयज के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते थे। सारे सूखदार लोगों के बच्चे पढ़ते थे। तो अभी ये 4 5 6 माफिया फैमिलीज जो थी ना, मैं नाम नहीं लूंगा सबका, मतलब शायद ही सैदपुर क्षेत्र की कोई भी ऐसी माफिया फैमिली नहीं जिसके बच्चों को हमने न पढ़ाया हो। डुमराव के दद्दन सिंह के बच्चे को भी पढ़ाया आपने, करतार को। खैर वो अलग स्टोरी है, वो भी फिर कभी सुनाऊंगा। तो दद्दन सिंह तो माननीय है, उनका बच्चा बहुत प्यारा बच्चा है, वो अभी भी मुझे फोन करता है कभी कभी। खैर साहब, तो हम ये कह रहे थे कि त्रिभुवन सिंह जी इसलिए बोलता ना क्योंकि उनकी फैमिली तो मेरे बड़े अच्छे रिलेशन, उनके बच्चों को मैंने पढ़ाया है। तो त्रिभुवन जी जो है वो जेल में थे था उन दिनों, तो त्रिभुवन की और ब्रजेश की दोस्ती होगी, और जो कि आज तक कायम है। दे आर सेड टू बी रियल ट्रू फ्रेंड्स। तो साहब इधर अच्छा, जो ब्रजेश हैं वो गोमती उस पार के रहने वाले। गोमती उस पार एक गांव है, धरहरा, धरौरा भी बोलते हैं उसको, मतलब रजवाड़ी जो है रेलवे स्टेशन, उसके अगल बगल एक गांव है, वहाँ के वो हैं। तो वो पड़ जाता है बनारस जिला, और गोमती नदी के इस पार पड़ जाता है गाजीपुर जिला। तो इस पार जैसे ही आप आते हैं सैदपुर, और सैदपुर के आगे फिर मोहम्मदाबाद तक पूरा गाजीपुर। तो सब सैदपुर क्षेत्र में त्रिभुवन सिंह जी एंड फैमिली थी, और उधर इनका राइवल गैंग मुख्तार अंसारी का गैंग था। तो साहब इनकी आपस की राइवलरी शुरू हुई, और जितनी भी बड़ी ठेकेदारी थी, पीडब्ल्यूडी की ठेकेदारी, रोड्स की ठेकेदारी जिसे कहते हैं, उसके अलावा रेलवे की ठेकेदारी, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन का जो कुछ भी ठेका पट्टा हो सकता है, उसके बाद रेत माफिया, मछली, उसके बाद कोयला की वसूली, ये वो दुनिया भर के, मतलब जितने भी माफियागिरी के धंधे हो सकते हैं, जिसमें कि विवादित जमीनों को खरीदना, लोगों के विवाद सुलटाना, और वो तमाम किस्म के जितने भी जराइम के काम हो सकते हैं,
वो तमाम ये दोनों गैंग्स करते थे। हर चीज में इनकी राइवलरी होती थी। किसी भी बड़े ठेके को ये दोनों ही लेते थे, या तो ये ले लेंगे या वो ले लेंगे, और वो लेके फिर उसके बाद किसी चेले, अपने किसी गुर्गे पैटी कॉन्ट्रैक्टर को दे देंगे। उससे 30 या 40% का कमीशन रख लेंगे। मतलब उस क्षेत्र का कोई भी ठेका, किसी भी किस्म का सरकारी ठेका अगर छूटेगा तो इनमें से ही कोई एक लेगा। इस बीच जो है मुख्तार अंसारी ने बसपा ज्वाइन कर ली, और मऊ नहीं, पहला चुनाव लड़े हैं साहब गाजीपुर सदर थे शायद, और उसके बाद ये राजनीति में घुस गए। और कभी सपा, कभी बसपा, कभी खुद का अपना कौमी एकता दल, और निर्दल, मतलब लड़ते हुए ये हमेशा अपना एक चुनाव जीतते रहे। इनके भाई जो है वो भी सांसद विधायक थे। एक तीसरे भाई जो है सिकबतुल्लाह अंसारी, वो भी जो है विधायक थे। तो सब एक बार क्या हुआ कि बहन जी का राज था, मायावती जी का, और मायावती जी ने इनको मान लिया था कि नहीं नहीं, मुख्तार भाई तो गरीबों के मसीहा हैं, रॉबिन हुड है, वो तो गरीबों का ख्याल ही बहुत ज्यादा, गरीबों की उनसे ज्यादा तो कोई सेवा ही नहीं करता। और चूंकि मुख्तार भाई को जान का खतरा है, तो उन्होंने सब वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान कर दी। गाजीपुर में एकदम नया, एकदम फ्रेश आईपीएस सब एसपी बन के आया था। उन दिनों गाजीपुर में एसएसपी की पोस्ट नहीं होती थी, गाजीपुर में पोस्ट थी एसपी की। तो संदीप सालुंके आईपीएस, और मुख्तार भाई जो है थोड़ा सा थे, जेल से बाहर थे, पर अंदर बाहर ही रहते थे, खुल के नहीं निकल पाते थे, क्योंकि ब्रजेश सिंह गैंग के साथ बहुत जबरदस्त जानमरोबल चल रही थी। और ये दोनों गैंग्स एक दूसरे के 50 लोगों का मर्डर्स कर चुके थे। और इनके बारे में ये कुख्यात था कि अगर कहीं दिख गया इनमें से कोई सा भी, तो सीधे गोली चलेगी। तो साहब संदीप सालुंके एसएसपी थे, और अफजाल अंसारी जी जो है बहन जी से आदेश ले आए कि मुख्तार अंसारी को Y+ सिक्योरिटी प्रदान की जाए। तो जो संदीप सालुंके ना, वो बड़ा बददिमाग आदमी था। और हालांकि एसपी बेचारा तो है ना, एसपी की क्या औकात होती है मुख्यमंत्री के सामने, तो उसको तो मुंह छिलाना है, तलवार चाटना है। हमारी ब्यूरोक्रेसी की, हमारी पुलिस प्रशासन की यही औकात है आज के नेताओं के सामने। पर संदीप सालुंके बहुत दबंग आदमी था। तो जब अफजाल अंसारी, या अखबारों में छपी थी मोटे मोटे हेडलाइंस में, एक खबर में, तब की खबर बता रहा हूं आपको। तो अब संदीप सालुंके के पास पहुंचे अफजाल अंसारी, वो आदेश लेके कि साहब मुख्तार अंसारी को Y+ सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए। तो संदीप सालुंके ने कहा, अच्छा तुमको Y+ सिक्योरिटी चाहिए, हम साले को एनकाउंटर करने का मूड बना के बैठे हैं, तुमको Y+ सिक्योरिटी चाहिए, हट! और बेइज्जत करके अफजाल अंसारी को एसपी ऑफिस से भगा दिया संदीप सालुंके ने। फिर ये गए बहन जी के पास, बहन जी ने फोन किया कि नहीं किया, संदीप सालुंके ने कोई सिक्योरिटी मुख्तार अंसारी को नहीं दी। और उस घटना के सिर्फ 3 दिन बाद मुख्तार अंसारी अपने काफिले के साथ गाजीपुर में निकल रहे थे। तो उस वक्त मुख्तार अंसारी के ऊपर थोड़ी सी सख्ती कर दी थी, तो 1-2 गाड़ी लेके ही चल पा रहे थे, बहुत ज्यादा असलाह लेके चल नहीं पाते थे। संदीप सालुंके का शासन था। तो संदीप सालुंके ने इनको देख लिया, और संदीप सालुंके हमेशा पूरी पुलिस फोर्स लेके चलता था, और उसके पास मतलब वो बहुत बहुत जबरदस्त अफसर था। उसने जो है मुख्तार अंसारी को दौड़ा लिया, और बाकायदा फायरिंग वायरिंग भी हुई। मुख्तार अंसारी ने गाड़ी दौड़ाई, मुख्तार अंसारी के ड्राइवर ने, और भागते हुए मुख्तार अंसारी जिलाधिकारी के बंगले में घुस गए, और दौड़ते हुए जिलाधिकारी के घर में घुस गए। ये पूरी रिकॉर्डेड घटना है, आपको उस जमाने के अखबारों में मिल जाएगी। गाजीपुर के जो लोग हैं वो बता देंगे आपको कि हाँ ये सच घटना है। और मुख्तार अंसारी की गाड़ी के करीब 30 सेकंड बाद ही संदीप सालुंके विद पूरी पुलिस फोर्स पहुंच गए, और ये जो है घिघिया रहा था जिलाधिकारी के सामने।
तो जिलाधिकारी जो है ऐसे करके सामने, हे संदीप रुको 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 रुको, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। और ये जो है उनके घर में छुप गया था और जिलाधिकारी ने आगे बढ़ के संदीप सालुंके को रोका, नो 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 नो, लीव हिम लीव हिम लीव हिम। इस तरीके से उस दिन इनकी जान बची और उसके बाद इसकी रिपोर्ट भेजी गई और अगले ही दिन संदीप सालुंके का ट्रांसफर गाजीपुर से कर दिया। और बहन जी जो बहुत ज्यादा उनके जमाने में कहा जाता नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था, यह था वो था, ये हकीकत थी सब। इतना जबरदस्त संरक्षण प्राप्त था इन माफियाओं को, चाहे वो बहन जी का राज हो चाहे मुलायम सिंह या अखिलेश यादव का राज हो। माफियाओं की तूती बोलती थी इनके शासन में। और ये घटना अगले दिन अखबारों में छपी और मुझे याद है सैदपुर क्षेत्र के एक मास्टर साहब ने अपने बच्चे का नाम संदीप रख दिया था। हमने पूछा व्हाट्सएप का बोला अखबार, ये खबर भी अखबार में छपी थी कि बहुत से लोगों ने अपने बच्चे का नाम संदीप सालुंके रख दिया। संदीप सालुंके भी कुछ साल पहले तक यूपी पुलिस में थे, अब तो शायद डेपुटेशन में कहीं बाहर, अब तो काफी सीनियर अफसर हो गए होंगे, एडीजी लेवल के पहुंच गए होंगे, क्योंकि ये मैं बहुत पुरानी बात आपको बता रहा हूं। पर वहां पर मुख्तार अंसारी को बहुत कायदे से राजनीतिक प्रेशर मिलना शुरू हो गया था और इनका गैंग बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका था। एक और मैं घटना बताता हूं आपको कि इनका रसूख क्या था यूपी में। हालांकि 21 मिनट हो चुका है। इनका रसूख ये था, उसकी घटना में अभी इतना टाइम नहीं क्योंकि बड़ी डिटेल वाली घटना है कि मुख्तार अंसारी के पास मदद मांगने कोई भी व्यक्ति आ जाए तो मुख्तार अंसारी ये नहीं पूछते थे या हैं कि भैया तुम कौन हो, किस पार्टी को, तुम्हारा क्या नाम है, कौन बिरादर हो, मुसलमान हो, हिंदू हो। अगर आप उसके पास पहुंच गए तो वो आपके लिए तुरंत 10 सेकंड के अंदर फोन कर देगा। और उस जमाने में इतना भय था इनका कि या लखनऊ जेल में, गाजीपुर जेल में या किसी भी जेल में, आगरा जेल में रहते थे तो वो इनका वहां दरबार लगता था, बाकायदे दरबार। एक बहुत बड़ा कुर्सी सिंहासन नुमा बैठी लगती थी, उसमें ये बैठते थे और वहां पे फिर इनके चारों ओर जो है 10-20 किलो रोज बर्फी खर्च होती थी सब इनसे मिलने आने वालों के लिए, पानी पिलाने। और इनसे मिलने जाने के लिए जेल में किसी किस्म की कोई एंट्री नहीं होती थी। भाईजान से मिलना है, आइए जी, मोस्ट वेलकम। पुलिस सॉरी जेल प्रशासन पूरा मतलब बिछा रहता था और जिस जेल में भी मुख्तार भाई रहते थे, मुख्तार अंसारी साहब भाईजान, वहां पे सब खुला दरबार था इनका, कोई भी आओ और आप कोई भी काम लेके इनके पास पहुंच जाइए तो आपका काम होता था। एक डॉक्टर साहब थे लखनऊ के, उनके साथ एक घटना घटी थी कि उनको एक प्रॉब्लम थी, वो कैसे कैसे हुए, कैसे इनके पास गए और उनकी क्या मदद हुई थी, ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। 23 मिनट हो गए हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सी फर्स्ट कीजिए, वो बेल आइकन दबाइए जिससे कि आपको मेरे नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। और मेरे चैनल को जो आप प्यार दे रहे हैं इसी तरह देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी अगले मुख्तार अंसारी एपिसोड में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।